अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में से इंट्री टेस्ट में बहुत से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। आज हम उन सब एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि इंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल टैप रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में से भी बहुत से एमसीक्यूज़ ना ऐसे पूछे जाते हैं कि वो रिपल फैक्टर या मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ लेते हैं। तो इस पेपर को ना हम ज़रा एंड पर देखेंगे कि अगर इसमें से एमसीक्यूज़ आ जाए तो हम उसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी, अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अब इस एमसीक्यूज़ में वो हमसे पूछते हैं विच ऑफ फॉलोइंग डायग्राम शोज द सिंबल ऑफ डायोड। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास अल्फा है, क्योंकि जो ये हमारे पास एरो होता है ना ये हमें एनोड बनाता है और ये जो बार होता है ये हमें कैथोड बताता है। बेसिकली ये जो हमारे पास एरो और ये जो बार होती है ना, ये जो हमारे पास एरो होती है ये पी टाइप होती है। ये जो होती है ना, ये जो बार होती है ये हमारे पास एन टाइप होती है। ये एरो हमारे पास पी टाइप है, ये बार हमारे पास एन टाइप है। ये रिप्रेजेंट कर रही होती है एनोड को, ये एरो, और ये बार जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कैथोड को। जी, अब वो हमसे इस एमसीक्यूज़ में पूछते हैं द रेशो ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन टू जर्मेनियम इज़। इसका सही आंसर बीट है, क्योंकि हमें पता है जो पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए होती है वो 0.7 है और जर्मेनियम के लिए जो होती है वो 0.3 है। अगर हम इसे सॉल्व भी करके देखना चाहें तो 0.7 जब ऊपर होगा 0.3 नीचे होगा। 7 मल्टीपल 10 की पावर -1 आ जाएगी, 3 मल्टीपल 10 की पावर -1 आ जाएगी। ये -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 7:3 ही आंसर आ जाएगा। वैसे तो हमें यहाँ से भी डायरेक्ट पता लग जाता है कि 7/3 ही आंसर आएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो इसलिए मैंने बहुत ही ईजी कैलकुलेशन थी वो भी करके दिखा दी है। ठीक है जी, अब इस एमसीक्यूज़ में पूछते हैं व्हेन अ डायोड इज़ इन फॉरवर्ड बायस्ड इट ऑफर्स डैश रेजिस्टेंस एंड इट्स टिपिकल वैल्यू इज़ डैश ओम। अब हमें इस बात का पता है कि जब हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो हमारे पास जो डायोड होता है ना वो कंडक्टिंग स्टेट्स में होता है। जब वो डायोड जो होगा वो हमारे पास कंडक्टिंग स्टेट में होगा ना, यानी जो कंडक्टेंस जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब देखें डायोड तो हमारे पास ऐसे होता है ना, ये हमारे पास एरो होती है, ये हमारे पास बार होती है। ठीक है, अगर हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब अगर ये हमारे पास आइडियल डायोड है ना इन फॉरवर्ड बायस्ड, तो फिर हम लोग कहेंगे इसमें जो कंडक्टेंस है ना वो मैक्सिमम होगी। आइडियल वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस जो होगी ना वो, ठीक है, वो मैक्सिमम होगी, इन्फिनिट होगी। लेकिन जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ज़ाहिर सी बात है कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है, तो ये जितनी ज़्यादा होगी उसने इतनी कम हो जाना है। यानी अगर किसी चीज़ में से हमारे पास इजीली करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है उसका मतलब है कि इजीली करंट फ्लो कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस तो कम होगी। जब भी अगर किसी चीज़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा रुकावटें या रेजिस्टेंस दरम्यान में आ जाती हैं तो करंट तो इजीली फ्लो नहीं कर सकता ना। ठीक है, यही अब अगर इसमें हमारे पास कंडक्टेंस ज़्यादा हो रही है मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कम है। अब इसमें फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास लो होगी और जो इसकी टिपिकल वैल्यू होती है वो फ्यू 100 ओहम्स होती है। तो इसका जो सही आंसर है ना वो ये होगा। अच्छा, अब आप लोग ना ज़रा इस टेबल की तरफ देख रहे हैं। इस टेबल को अगर आप लोग अच्छी तरह देख लेते हैं ना तो आप लोग के बहुत से एमसीक्यू जो हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड है तो आप जो विड्थ है डिप्रेशन रीजन की वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, एमसीक्यूज आ सकता है। तो आप बता देंगे कि डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो विड्थ ऑफ डिप्रेशन रीजन रिवर्स बायस्ड में है वो इंक्रीज़ होती है। अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि फॉरवर्ड बायस्ड का जिक्र होगा तो डायोड होगा वो कंडक्टिंग स्टेट में होगा, लेकिन जब हम लोग रिवर्स बायस्ड की तरफ देखते हैं तो उसमें जो डायोड होता है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है। ठीक है, जब ये जो है हमारे पास कंडक्टिंग स्टेट में है यानी करंट जो है वो पास हो रहा है तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी ज़ाहिर सी बात है वो कम होगी। इसमें जब ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है तो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस्ड में तो हमारे पास डायोड जो है वो कंडक्टिंग स्टेट में है, तो जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कर रहा है।
अब जब हम लोग रिवर्स बायस डायोड की तरफ देखते हैं तो जो हमारे पास कुछ करंट होता है ना वो डिप्लीशन रीजन में से पास हो सकता है। तो वो जो करंट हमारे पास डिप्लीशन रीजन में से फ्लो होता है ना उसे हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। और वो जो लीकेज करंट होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे, ठीक है। इसमें से वैसे तो रिवर्स बायस डायोड जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा जो करंट होता है वो डिप्लीशन रीजन में से फ्लो करता होता है और उस करंट को हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। और वो जो डिपेंड करता है लीकेज करंट वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर डिपेंड करता है। मेजॉरिटी और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? अभी हम लोगों ने पीछे पी टाइप और एन टाइप के बारे में देखा है ना, ठीक है। अब अगर हमारे पास पी टाइप होगी ना तो उसमें जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, और एन टाइप होगी तो उसमें हमारे पास मेजॉरिटी और मिनॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे। अगर हमारे पास पी टाइप होती है ना तो इसमें जो हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं ना, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं होल्स। और इसमें जो हमारे पास एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो मिनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो पी टाइप में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसमें होते हैं होल्स, ठीक है। ये हमारे पास एन टाइप है और ये होल्स वगैरह ये हमारे पास पी टाइप है, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस्ड के केस में देखा है कि जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, तो वो पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। लेकिन अगर हम लोग रिवर्स बायस्ड की बात करते हैं तो वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, तो वो पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप के होल्स की वजह से है रिवर्स बायस्ड में जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस टेबल में से वो हमसे कैसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। अब जैसे ये एक एमसीक्यूज दिया गया है, व्हेन अ डायोड इज इन रिवर्स्ड बायस्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोज ड्यू टू द मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर कॉल्ड। तो अब जब मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जिक्र आ गया तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि ये रिवर्स के केस में तो रिवर्स करंट जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, ठीक है जी। अब इसे देखने अभी जैसे हम लोगों ने पीछे देखा है कि अगर हमारे पास आइडियल केस है और डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड में है तो जो कंडक्टेंस होगी वो हमारे पास इन्फिनिट होगी और रेजिस्टेंस जो होगी वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर जो हमारे पास डायोड है वो रिवर्स्ड बायस्ड में है तो जो कंडक्टेंस है वो ज़ीरो हो जाएगी और रेजिस्टेंस जो होगी वो इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है। अब इस एमसीक्यूज में वो हमसे पूछते हैं कि बताएं इस डायग्राम में से हमारे पास करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। 15/100 है, 100/15 है, 0 है, 2.5 है। अब सबसे पहले तो ना इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आपने देखना है कि जो एमसीक्यूज है वो आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है ये रिवर्स बायस्ड है। तो हमें कैसे पता लगता है कि हमारे पास फॉरवर्ड है या रिवर्स है। अब ये देखें ये हमारे पास डायोड है ना, अगर डायोड का जो पी टाइप होता है, पी टाइप जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, ठीक है। और ये जो एन टाइप होता है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड होता है। लेकिन अगर हमारे पास पी टाइप जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है तो उसे हम लोग रिवर्स बायस्ड कहते हैं, ठीक है। कि डायोड जो है वो अब हमारे पास इन रिवर्स बायस्ड है। अब अभी हम लोगों ने इस बात को देखा है कि अगर हमारे पास रिवर्स्ड बायस्ड में आ जाएगा तो जो कंडक्टेंस है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब ये जो केस है इसमें देखिए हमारे पास जो पी टाइप है वो किस टर्मिनल के साथ अटैच है, वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। ये देखें पी टाइप जब नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी तो वो रिवर्स होगी, ठीक है। अब इस केस में इसलिए हमारे पास जो करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर वो हमसे रेजिस्टेंस पूछते तो उसका आंसर इन्फिनिट आ जाता जी। अब अगर आप लोगों को ऊपर वाले एमसीक्यूज़ की समझ आ गई है ना तो इस एमसीक्यूज़ को भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक बार वीडियो को रोककर इस एमसीक्यूज़ को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें और अगर नहीं समझ आती तो फिर ये देखें इस एमसीक्यूज़ में वो हमें कहते हैं करंट पासिंग थ्रू द डायोड इफ़ डायोड इज अटैच्ड विद द पोटेंशियल बैटरी ऑफ द 5 वोल्टेज एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहे हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास करंट कितना फ्लो करेगा। डायोड में से हमारे पास करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है, 25 मिली एम्पेयर, 250 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर्स, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो अब देखें पहले तो देखें कि इनमें से कौन सा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड में है और कौन सा रिवर्स में है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये एन टाइप अटैच है, मतलब ये हमारे पास कौन सा है, ये रिवर्स बायस्ड है। देखें ये हमारे पास नेगेटिव है ना,
नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन सा अटैच है, पी टाइप। अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर नेगेटिव जो है वो पी टाइप के साथ अटैच है तो वो हमारे पास रिवर्स्ड बाई ईस्ट का केस होगा। ये जो दरमियान वाला केस है ये हमारे पास रिवर्स्ड बाई ईस्ट का हो गया, तो इसमें से तो करंट ने पास नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये जो केस है इसमें पॉजिटिव जो है वो पी टाइप के साथ अटैच है। जब पॉजिटिव हमारे पास पी टाइप के साथ अटैच होती है तो वो फॉरवर्ड बाई ईस्ट में ही डाइल्यूट होता है। तो अब ये फॉरवर्ड बाई ईस्ट में है, लेकिन ये जो है ये रिवर्स बाई ईस्ट में है, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास रिवर्स बाई ईस्ट में है, तो इसमें से जो है वो करंट हमारे पास अब फ्लो नहीं करेगा। अब देखें ये वाला जो 100 ओम है और ये वाला 100 ओम है, अब इसे तो हम लोगों ने इग्नोर कर देना है इस वाली वैल्यू को, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें से ये दोनों जो हैं वो सीरीज़ में है ना। जब आप इसे सीधा करेंगे तो 100 जब वो सीरीज़ में कोई भी वैल्यूज़ होती हैं तो अपने प्लस करते हैं ना, ठीक है ना। अभी रेसिस्टेंस पर जब आप लोगों ने एमसीक्यूज़ किए होंगे उसमें देखा होगा कि जब भी दो जो हैं वो सीरीज़ में है रेसिस्टेंस तो वो प्लस होंगी, तो 100 + 100 जो होगा वो हमारे पास 200 आ जाएगा, ठीक है। अब करंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है IV/R, ठीक है। अब जो वोल्टेज है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी है, 5, और रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने देखी है कि 100 + 100 की है तो 200 आ गया, ठीक है। तो अब जब हम इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.025 एम्पेयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन आंच तो जो है वो हमारे पास मीडियम पेयर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब जब हम लोग इसे मीडियम पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 मीडियम पेयर्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंच होगा वो अल्फ़ा होगा, आती भी होंगी। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम लोगों ने 0.025 एम्पेयर से 25 मिली एम्पेयर्स कैसे लिखा है। हो सकता है कि किसी बच्चे को भूल गया हो या उसे याद ना आ रहा हो कि इसे कैसे कि कन्वर्जन कैसे थी, तो मैं एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी बात नहीं भी समझ आती है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में जो था वो था 0.025 था, ठीक है। और अब हम देखें जो हमारे पास आंस है ना वो मीडियम पेयर्स में है, मीडियम पेयर्स में है ना हमारे पास, यानी हमने जो आंस है वो मिली में लेके आना है। अब हमें पता है कि जो मिली होता है वो 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। मिली जो होता है वो 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। अब जो हमने वैल्यू लेके आनी होती है ना, हमने जो उसका मल्टीप्लाई अगर माइनस में होगा ना तो हम लोगों ने उसे प्लस की फॉर्म में भी मल्टीप्लाई करना होता है। अब जिस तरह देखें एक बार मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। हम ये -3 है ना, यानी हमने मीडियम पेयर में आंसर लेके आना है, तो हम लोगों ने इसे पहले +3 भी लिखना है और फिर -3 भी लिखेंगे। अब ऐसे हमने पता है क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि हमने मिडी की फॉर्म में आंसर लेके आना है। मिडी जब हमने मिडी की फॉर्म में आंसर लेके आना है ना, तो देखें -3 तो आएगा, लेकिन हम 0.025 के साथ ऐसे तो -3 नहीं लिख सकते ना, यूँ तो हमारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी, आंसर ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने इसे +3 से मल्टीप्लाई भी किया है। क्यों? क्योंकि देखें ये जब एम्पेयर है ना तो ये बिल्कुल इसी के इक्वल हो जाता है 0.025 एम्पेयर के, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसलिए जिसकी फॉर्म में आंस निकालना होता है ना उसी से हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई, यानी ना अगर हम लोगों ने अगर हम लोगों ने इस फॉर्म में आंस निकालना है ना तो हमने अगर ये माइनस में तो प्लस में इसे मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अब ये तो अब देखें अगर हम लोग 25 × 10 की पावर -3 लिखते हैं, इसको हम लोगों ने नहीं छेड़ना क्योंकि हम लोगों ने आंस मिडी की ही फॉर्म में लेके आना है। हमने बाकियों को सॉल्व करना है, इतने को। अगर हम इन दोनों को यहीं पे कट कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको करके बताया कि हम लोग सेम से यानी -3 और +3 इस तरह क्यों लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आंस तो वही आ जाता है, बात वही हो जाती है, लेकिन हमने आंस जो है वो मिडी की फॉर्म में लिखना है ना, इसलिए हम लोगों ने इसे अलग से लिखा है। और अब इसे हमने ऐसे अलग ही रहने देना है क्योंकि हमने मिडी की फॉर्म में आंस निकालना है और बाकी को हम सॉल्व करेंगे। अब देखें 25 × 10 की पावर -3 हो जाएगा ना। अगर तो हम लोग 2.5 लिखते तो × 10 की पावर -2 होता। क्यों? -1 -2, लेकिन अब हमने 25 लिखा है तो -3 आ गया। 25 × 10 की पावर -3 मल्टीपल ये नीचे आ गया, ये अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब 25 और ये 10 की पावर -3 जो होता है वो हमारे पास मीडियम पेयर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में तो मिली था ना, अगर फॉर एग्जाम्पल
कि कोई और भी आप लोगों को कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाता है कि जिसमें बेशक वो करंट से नहीं भी है, ठीक है, वो कोई भी ऐसे एमसीक्यूज बता देते हैं कि चलें वो उन्होंने आपको 0.025 ही वैल्यू दी हुई है और वो आपको कहते हैं कि ना इसे माइक्रो लीटर में आपने कन्वर्ट करना। तो अब आपने यही करना है कि आप लोगों ने माइक्रो जो होती है वो 10⁻⁻6 होती है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है। माइनस में तो हमने लिखना है और इसे +6 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस आंसर जो है वो आपने इसमें लिखना है, इससे आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। मुझे अब उम्मीद है आप लोगों को इस कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ जी, द कन्वर्जन ऑफ AC इनटू DC इज़ नाउन एज, बेसिकली जो रेक्टिफिकेशन है उसकी तो डिफाइनिंग ये है कि उसने AC को DC में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो रेक्टिफिकेशन होगा। और जो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है उस डिवाइस का क्या नेम होगा, वो रेक्टिफायर होगी। अब AC को जो DC में कन्वर्ट कर रही है वो डिवाइस तो रेक्टिफायर है, लेकिन अगर वो हमसे MCQ में पूछते हैं वो कौन सी डिवाइस है जो कि DC को AC में कन्वर्ट कर रही है, तो आंसर इन्वर्टर होता, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि AC को DC में कन्वर्ट कर रही है वो रेक्टिफायर है, लेकिन वो डिवाइस जो DC को AC में कन्वर्ट करेगी वो इन्वर्टर होगी। अब इस MCQs में वो हमसे पूछते हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डायोड कंडक्ट्स फॉर ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC, कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC। ये हमारे पास इनपुट होती है और आउटपुट जो होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में आती है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट आई है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC के लिए आई है। ये हम लोगों ने इनपुट दी थी, लेकिन इसमें जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स के लिए आ रही है। ओनली ये हमारे पास एक साइकिल है ना, तो सिर्फ ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC जो है वो हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो जो इसका सही आंसर है वो अल्फ़ा है। द आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज स्केल DC, पल्सेटिंग DC, प्योर DC। देखिए जब हम लोग इनपुट AC सिग्नल इस तरह देते हैं ना, तो जो आउटपुट DC आता है ना वो इस फॉर्म में आता है हमारे पास। रेक्टिफिकेशन में यही है ना कि हम इनपुट में AC देते हैं, आउटपुट में हमें DC मिलता है। अब जो DC इसमें हमें मिल रहा है वो पल्सेटिंग है, वो स्मूथ तो नहीं है, बिल्कुल स्मूथ तो नहीं है, वो पल्सेटिंग है। अब जो पल्सेटिंग, ये भी अक्सर MCQ पूछा जाता है कि जो हमारे पास पल्सेटिंग DC है उसे हम लोग स्मूथ DC में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी बुक में भी लिखा हुआ है कि फ़िल्टर सर्किट के ज़रिए हम लोग पल्सेटिंग DC को स्मूथ जो DC होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पल्सेटिंग DC है। अब स्मूथ और पल्सेटिंग DC में क्या डिफरेंस होता है। जो पल्सेटिंग DC होती है ना, बेसिकली उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेरिएबल होता है, और जो स्मूथ DC होता है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता। डायरेक्शन तो देखें इसमें भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन ना पल्सेटिंग DC ना ही स्मूथ DC, दोनों में ही चेंज नहीं होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो पल्सेटिंग DC में चेंज होगा। In full wave rectification, the output DC voltage across the load is obtained for positive half cycle of input AC, negative half cycle of input AC, complete cycle of input AC। अभी हम लोगों ने ये पीछे देखा है कि इनपुट जो है वो हमारे पास ये है, आउटपुट ये है, यानी कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC जो है वो आ रही है ना हमारे पास। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट AC। Bridge circuit in full wave rectification, all diodes conduct, 3 diodes conduct, 2 pair of diodes conduct alternatively। अब ये डायग्राम हमारी बुक में भी बनी हुई है कि ब्रिज सर्किट के पास 4 डायोड्स होते हैं, 2 जो डायोड्स होते हैं ना वो कंडक्ट कर रहे होते हैं, 2 नहीं करते। यानी पहले जब हमारे पास साइकिल होता है तो उसमें 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, जब दूसरा साइकिल होता है तो उसमें बाकी 2 डायोड्स कंडक्ट करते हैं। बेसिकली जो फॉरवर्ड बायस्ड होगा ना वो कंडक्ट करेगा, यानी जिसमें हमारे पास पी टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होगा ना वो कंडक्ट करेगा। अभी जिस तरह हम लोगों ने पीछे भी देखी थी ये बात कि अगर तो हमारे पास जो पॉजिटिव यहाँ पे अगर हमारे पास पी टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच होगा तो फिर वो कंडक्ट करेगा, वरना वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह ब्रिज सर्किट के केस में होगा कि जो पी टाइप होगा अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा तो वो कंडक्ट करेगा। अब जब हम लोग ब्रिज सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास 4 डायोड्स होते हैं और 2 हाफ साइकिल में 2 डायोड्स कंडक्ट करते होते हैं और दूसरे साइकिल में बाकी 2 जो डायोड्स होते हैं वो कंडक्ट करते होते हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो ये है जी। इफ़ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ 50 हर्ट्ज मेन, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन द रिपल विल बी।
अब ऐसे हमसे बहुत से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं जिसमें वो हमसे पूछते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में या फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास एफ रिपर या एफ आउटपुट जो है वो हमारे पास कितनी आई है। अब इसमें भी वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, उन्होंने हमें इनपुट बता दी है फ्रिक्वेंसी, और वो पूछते हैं कि रिपर फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होगी। और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की है और इनपुट फ्रिक्वेंसी बता दी और कहा है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो एक बात को याद रखना है कि जब भी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जिक्र होगा तो जो एफ आउटपुट होगी वो एफ इनपुट की इक्वल होगी, लेकिन जब भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जिक्र होगा एफ आउटपुट जो होगी वो 2 एफ इनपुट के इक्वल होगी, यानी आउटपुट जो होगी वो इनपुट से डबल टाइम हो जाएगी। अब इसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जिक्र है और इनपुट जो है वो हमारे पास 50 है, तो जो आउटपुट या रिपर फ्रिक्वेंसी हमारे पास आएगी उसमें हम लोगों ने क्या करना है, यानी एफ आउटपुट जो होगी वो 2 एफ इनपुट के इक्वल होगी। तो इनपुट जो है वो हमारे पास 50 है और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 100 हर्ट्ज़ जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ये होगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने हाफ वेव रेक्टिफायर का जिक्र किया है, इनपुट फ्रीक्वेंसी बताई है और हमसे आउटपुट पूछी है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एफ आउटपुट जो होती है वो एफ इनपुट के इक्वल होती है, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी हाफ वेव रेक्टिफायर में वो चेंज नहीं होगी, इसका सही आंसर ही आ जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी और टाइम होता है उसका इनवर्स से रिलेशन होता है, इसलिए जो टी रिपर होती है वो टी ए सी की इक्वल होती है, लेकिन इसमें जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट में डबल हो रही है तो टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए टी रिपर जो होगी ना वो रिपर जो है वो आउटपुट में है और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमारे पास इनपुट है। तो इसलिए जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी वो डबल हो रही थी, टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है इसमें एफ आउटपुट एफ इनपुट के इक्वल होता है। ऐसा क्यों है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में तो जबकि हमारे पास एफ आउटपुट जो है वो 2 एफ इनपुट के इक्वल है। अब देखें ये जो है हमारे पास डायग्राम, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की और ये फुल वेव की है। अब इसमें जितने हम लोग इनपुट है इसमें हम लोग 1 और 2 हम लोग 2 साइकिल्स देते हैं ना, तो हमारे पास आउटपुट में 2 ही आ जाते हैं। लेकिन इसमें जब हम लोगों ने 1 और 2 दिए हैं ना तो हमारे पास कितने आ गए हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कन्वर्ट कर रहा होता है, इसमें हमारे पास आउटपुट डबल हो जाती है फ्रीक्वेंसी में, लेकिन इसमें जो होती है वो बिल्कुल हमारे पास सेम रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें एफ आउटपुट जो है एफ इनपुट की इक्वल है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एफ आउटपुट जो होती है वो 2 एफ इनपुट की इक्वल हो जाती है। अब अगर वो हमसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफिकेशन की VRMS पूछें तो उसकी वैल्यू ये है। अब ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई है, अब बेसिकली देखें, ये हमारे पास हाफ वेव है और ये हमारे पास फुल वेव है। ठीक है, अब देखें हाफ वेव में हमारे पास यूँ बनता है, लेकिन जो फुल वेव होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कन्वर्ट कर रहा होता है। देखिए उसमें हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसे बनती है। अब VRMS, अब इसका तो हमें फार्मूला पता है ना, हम लोगों ने जब 4 वैल्यूज़ लेनी है ना तो 0 टॉप पे जाके V0 हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा 0 और यहाँ पर दोबारा 0 आ जाएगा, और अंडर रूट हम लोगों ने इसका लिया तो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा कि V0 जो है V0/2। ठीक है, जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो V0 आ जाएगा। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं ना तो इसमें देखिए पहले हम लोगों ने 0 लिखा, फिर ये टॉप पे जाके V0 हो जाता है, V0 का स्क्वायर लिखा, फिर 0 लिखा, यहाँ पर दोबारा V0 आ गया। इन दोनों में यही डिफरेंस आया है कि यहाँ पर हमारे पास फिर पीक नहीं आती, यहाँ पर दोबारा 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर हमारे पास पीक आ जाती है, V0 आ जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला ही लगाया। अब हम लोगों ने जब इसे सॉल्व करना तो हमारे पास V0/√2 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इस टेबल में मैंने उन सारे पॉइंट्स को समराइज़ करके लिख दिया है जो कि इंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। आप इस टेबल को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो हमसे इस टेबल में से काफ़ी MCQs पूछ सकते हैं, तो इस टेबल को आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, अब जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना उसमें सेंट्रल टाइप रेक्टिफायर या ब्रिज टाइप रेक्टिफायर आता है। ब्रिज टाइप में तो हम लोगों ने देखा है कि उसके पास 4 डायोड्स होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल टाइप होता है ना उसमें हमारे पास 2 डायोड्स होते हैं। अब जब हमारे पास पहला साइकिल होता है ना तो उसमें पहला जो डायोड होता है वो एक्टिव हो जाता है और सेकेंड साइकिल में जो सेकेंड डायोड होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब वो हमसे MCQs में पूछ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या है, ये सेंट्रल टैप की एफिशिएंसी क्या है, ये ब्लीच टाइप फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या है। ये MCQs पेपर में आए भी हुए हैं, तो इन वैल्यूज़ को आपने ऐसे ही याद कर लेना है और
बेसिकली जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं ना वो इन दो पॉइंट्स को अक्सर पूछा जाता है कि ब्लिच टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या है, तो आप लोगों को ये आनी चाहिए। अभी आउटपुट फ्रीक्वेंसी का जिक्र हम लोगों ने पीछे किया है, और डायोड्स भी एक बार देख लें कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक होता है, लेकिन इसमें दो और इसमें चार होते हैं। इसलिए यही रीज़न होती है कि इसमें जब हम लोग पहले साइकिल की बात करते हैं तो उसमें अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो वो कंडक्ट करेगा, लेकिन रिवर्स बायस्ड में नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो होगा पहले साइकिल में दो डायोड्स कंडक्ट करेंगे, दूसरे साइकिल में बाकी जो दो होंगे वो कंडक्ट करेंगे। और इस केस में क्या होता है कि पहले साइकिल में एक डायोड एक्टिव होगा और दूसरे साइकिल में जो होगा वो दूसरा डायोड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पीक इनवर्स वोल्टेज, एवरेज डीसी वोल्टेज, एवरेज डीसी करंट, इन सबको भी देख लें। ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।